आर्थिक कंगाली ने पाकिस्तान को इतना मजबूर कर दिया कि वो अब भारत से बातचीत के लिए बेताब हो गया। इससे पहले भारत कई बार दोनों देशों के बीच जारी तनाव को दूर करने के लिए उसे आतंक की फैक्ट्री बंद करने की सलाह दे चुका है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों और आतंकी संगठनों को पालता रहा है। उसने कभी भी भारत की सलाह नहीं मानी, लेकिन जब उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, खाने पीने के लाले पड़ने लगे, तो उसके सुर भी बदलने लगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि भारत के साथ 3 युद्ध लड़कर उनके देश को सिवाय गरीबी और भुखमरी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत से बातचीत की इच्छा जताई। हालांकि इस दौरान शहबाज शरीफ ने परमाणु हथियारों का भी जिक्र किया। इस बीच पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा करके शहबाज सरकार ने आवाम को तगड़ा झटका दे दिया। वहां डीजल और पेट्रोल के दाम करीब 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए। पाकिस्तान सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि IMF की शर्तों की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल ही नहीं, वहां LPG सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए, जिसका मतलब ये कि कर्ज के महासमंदर में डूबी शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के आवाम पर एक ही झटके में महंगाई का बम फोड़ दिया। वहाँ पेट्रोल के दाम में 19 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद वहाँ 1 लीटर पेट्रोल का दाम 272 रुपए 95 पैसे हो गया। वहीं डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 273 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के मुताबिक IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की गई। IMF ने पिछले महीने पाकिस्तान को करीब 300 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में करीब 25,000 करोड़ का कर्ज दिया था। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में चुनाव न होने की असली वजह पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि सेना है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इमरान खान पर नकेल कसने के लिए चुनाव के ऐलान को रोक रखा है। वहां की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि वहां अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पर सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे की असली वजह पाकिस्तान की सेना है, जो किसी भी कीमत पर इमरान खान को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना चाहती। बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में अभी भी इमरान की पार्टी PTI का अच्छा खासा दबदबा है और पाकिस्तानी सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि इन इलाकों में इमरान को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सूत्रों का दावा है कि सेना तब तक चुनाव टालने के मूड में है जब तक यहाँ इमरान के खिलाफ माहौल न बना लिया जाए। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में चुनाव न होने की असली वजह पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि सेना है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इमरान खान पर नकेल कसने के लिए चुनाव के ऐलान को रोक रखा है। वहां की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि वहां अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पर सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे की असली वजह पाकिस्तान की सेना है, जो किसी भी कीमत पर इमरान खान को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना चाहती। बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में अभी भी इमरान की पार्टी PTI का अच्छा खासा दबदबा है और पाकिस्तानी सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि इन इलाकों में इमरान को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सूत्रों का दावा है कि सेना तब तक चुनाव टालने के मूड में है जब तक यहाँ इमरान के खिलाफ माहौल न बना लिया जाए। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान में चुनाव न होने की असली वजह पाकिस्तान की सरकार नहीं बल्कि सेना है। सूत्रों के मुताबिक सेना ने इमरान खान पर नकेल कसने के लिए चुनाव के ऐलान को रोक रखा है। वहां की खैबर पख्तूनख्वा इलाके में होने वाले चुनावों पर चुनाव आयोग ने ये कहते हुए रोक लगा दी कि वहां अभी कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पर सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे की असली वजह पाकिस्तान की सेना है, जो किसी भी कीमत पर इमरान खान को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना चाहती। बताएगा कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई हिस्सों में अभी भी इमरान की पार्टी PTI का अच्छा खासा दबदबा है और पाकिस्तानी सेना ये अच्छी तरह से जानती है कि इन इलाकों में इमरान को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए सूत्रों का दावा है कि सेना तब तक चुनाव टालने के मूड में है जब तक यहाँ इमरान के खिलाफ माहौल न बना लिया जाए। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 3 देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी,
क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तीन देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद दिल्ली के नजदीक नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया। सीमा के साथ उनका एक बेटा और प्रेमी बताए जा रहे सचिन भी मौजूद हैं। सीमा हैदर की असलियत जानने के लिए पिछले 2 दिनों से यूपी एटीएस की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन 2 दिनों में सीमा हैदर से करीब 18 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में सीमा हैदर ने यह कबूल किया कि उनके भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में हैं, लेकिन वो जासूसी की बात से इनकार करती रही। और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सोमवार को सीमा से करीब 7 घंटे और अगले दिन उनसे करीब 11 घंटे पूछताछ की गई। बाद में सीमा हैदर को रबुपुरा थाने ले जाया गया, जहां उन्हें रात करीब 9 बजे तक थाने में रखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें यूपी एटीएस ने नोएडा के एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तानी महिला होने की वजह से उन पर हमले का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर के कोड वर्ड डिकोड करने में जुट गई। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है और वो सचिन से प्यार करने की आड़ में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। जबकि सीमा हैदर का दावा है कि वो जासूस नहीं है। उनके मुताबिक वो सचिन से प्यार करती हैं और उनके साथ रहने के लिए ही अपने बच्चों के साथ भारत आई हैं। लेकिन सीमा के इन दावों पर सुरक्षा एजेंसियों को जरा भी भरोसा नहीं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इसीलिए यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर से कोड वर्ड उगलवाने की कोशिश में है। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि आईएसआई भारत में जासूसी करने वाले अपने एजेंट को कुछ खास तरह के कोड वर्ड देती है। आईएसआई सूफी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करती है जो देश के बड़े इंफॉर्मेशन निकाल कर आईएसआई तक पहुंचाते हैं, जबकि फल शब्द का इस्तेमाल पैसों के लेन देन के लिए किया जाता है। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर आईएसआई की एजेंट है। इसी वजह से यूपी एटीएस की टीम उनसे कोड वर्ड निकलवाने और उन्हें डिकोड करने में जुट गई। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर की असलियत जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम उनकी और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा के बैंक अकाउंट खंगालने में जुट गई, लेकिन ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं सीमा हैदर और सचिन की कोई मदद तो नहीं कर रहा। क्योंकि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सीमा हैदर ने भारत आने से पहले 5 पासपोर्ट बनवाए थे। इसके अलावा वो 10 मार्च को सचिन से मिलने नेपाल पहुंची थी। इसके ठीक 2 महीने बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और वहां से नेपाल होते हुए भारत पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पासपोर्ट बनवाने से लेकर और पाकिस्तान से दुबई होते हुए भारत आने में सीमा ने लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसीलिए जांच एजेंसियां सीमा, सचिन और सचिन के घर वालों के बैंक खातों की डिटेल्स खंगालने में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर और सचिन की पैसों से मदद की जा रही है, जबकि सीमा का दावा है कि उन्होंने कराची में करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में एक जमीन बेची थी और उन्हीं पैसों से वो भारत पहुंची। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर किसी तीसरे आदमी की मदद से नेपाल बॉर्डर से भारत की सीमा में दाखिल हुई। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि वो आदमी नेपाल का नागरिक था या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई एजेंट था। लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि भारत में घुसने के लिए सीमा हैदर ने पूरी तैयारी की थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा नेपाल के काठमांडू पहुंची थी, जहां वो 2 दिनों तक अलग अलग होटल में रही। बाद में वो 13 मई को भारत आ गई। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि नेपाल से भारत में घुसने में किसी तीसरे आदमी ने सीमा की मदद की थी। और सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत आने से पहले सीमा ने खुद को अलग तरीके से तैयार किया था। उन्होंने इस तरह से कपड़े पहने कि वो भारत के गांव में रहने वाली कोई महिला लगे। सूत्र बताते हैं कि सीमा को तैयार करने में पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। दावा है कि सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए सीमा ने अपने बच्चों को भी इसी तरीके के कपड़े पहनाए। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीमा को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद आईएसआई के एजेंट ने दी। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद खुफिया एजेंसियों ने नेपाल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच तेज कर दी। आरोप है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से नेपाल रूट का इस्तेमाल ड्रग्स, नकली नोट, हथियारों और आतंकियों को भारत भेजने के लिए करता आ रहा है।
और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर भी नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसी थी। मंडू में आईएसआई के एजेंट एयरपोर्ट से रोजाना से नेपाल आए और कितने वहां से गए। ऐसे में शक और गहरा हो गया कि सीमा को भारत भेजने के पीछे आईएसआई की सोची समझी साजिश हो सकती है। और सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से खुफिया एजेंसियों ने नेपाल और आईएसआई के कनेक्शन की जांच तेज कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ साल में भारत नेपाल सीमा के पास आईएसआई ने अपनी जड़ें जमा ली। इनमें नेपाल के 7 जिले यूपी और बिहार से लगने वाले बॉर्डर के पास मौजूद है, जहां से आईएसआई भारत के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देती है। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर मरियम खान नाम से फर्जी आईडी बना रखी थी। इसी वजह से जांच एजेंसियों ने सीमा के ऑनलाइन गेम पबजी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच तेज कर दी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर सचिन के अलावा भी भारत में रहने वाले कई लोगों के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि सीमा ने मरियम खान नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना रखी थी। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों का शक और भी पुख्ता हो गया कि प्यार में सीमा किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए भारत में घुसी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया कि सचिन मीणा उनके लिए पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन उन्हें डर था कि पाकिस्तान में सचिन की हत्या कर दी जाएगी। इसी वजह से उन्होंने सचिन को पाकिस्तान आने से रोक दिया था। और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की असलियत जानने के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को यह पता चला कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में सचिन ने होटल में गलत नाम से कमरा बुक करवाया था। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को पाकिस्तान के कराची शहर से दुबई होते हुए सीमा हैदर नेपाल पहुंची थी। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा एक रोज पहले ही यानी 9 मार्च को ही नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए थे, जहां उन्होंने सीमा के पहुंचने से पहले न्यू विनायक होटल में एक कमरा बुक करवाया था। होटल के मालिक का आरोप है कि सचिन ने कमरा बुक करवाने के दौरान अपना नाम शिवांक बताया था। सचिन ने कुछ नाम दिया था हमको और उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है। हम भी थोड़ा शॉक हो गए। होटल मालिक के मुताबिक सचिन और सीमा करीब 8 दिनों तक वहां रुके थे। उनका यह भी कहना है कि सचिन ने भारतीय करेंसी में होटल का बिल चुका